अगर हिंदी सिनेमा की कहानी कही जाए और गीता दत्त का उसमें नाम ना आए तो वो कहानी अधूरी रह जाएगी। बड़े धोखे हैं इस राह में। और अगर दोस्तों आपको गीता दत्त की कहानी को सुना दी जाए तो ऐसा लगेगा कि मानो पूरी हिंदी सिनेमा जगत की कहानी सुन ली हो। छुपाए जा, होठों को दबाए जा, यूं ही मुस्काए जा, हमले पल के दिन भी क्या दिन थे, हाय हाय नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना, फिर तो बड़ा मजा होगा, अंबर झुका झुका होगा। क्योंकि गीता दत्त की कहानी में प्यार है, मेलोडी है, दुख है, दर्द है, धोखा है, पछतावा है। और इस कहानी के आखिर में एक ऐसा अंत है जो दुख के चरम से ही हो सकता है। हम भी खो गए। गीता दत्त की गायकी और आवाज में इतनी शोखी थी कि उनके गाने श्रोताओं से बातें करते थे। काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे, नादा क्यों है बेकरार, करते जाना इंतजार, आ ही जाएगी बहार तेरे लिए। उन दिनों गीता दत्त हिंदी सिनेमा जगत में गायकी के स्टार मानी जाती थी। हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिता ले दो घड़ी की जवानी है। सिंगिंग में गीता दत्त की वर्सेटैलिटी ही गीता दत्त को औरों से अलग करती थी। शाम सवेरे, जिसके कारण वो एक स्टार सिंगर थी। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। फिल्म बाजी में गीता दत्त ने एक गीत गाया था और इसी दौरान गीता दत्त की जिंदगी में गुरुदत्त की एंट्री होती है। गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान दोनों की मुलाकातें होने लगी। गुरुदत्त ने अपने जीवन का कुछ समय कोलकाता में गुजारा था और इसी के चलते गुरुदत्त को बंगला समझने और बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। अभी मैं जवां, ऐ दिल, अभी मैं। और इसी बात ने उन दोनों को ज्यादा करीब आने में मदद की। दोनों की दोस्ती बहुत ही जल्द प्यार में तब्दील हो गई। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। और इधर गुरुदत्त का करियर कुछ खास नहीं था। एक नजरिए से देखें तो गीता दत्त और गुरुदत्त नदी के दो किनारे की तरह थे, क्योंकि गीता दत्त पहले से ही एस्टैब्लिश्ड सिंगर थी। प्यार प्यार कह के तू दिल मेरा न लूट रे, कह रहा है तू जो बात हो न झूठ मूठ रे। दोस्तों अगर देखा जाए तो एक एक्टर और एक सिंगर के बीच एक रिश्ता पनपते बहुत ही कम ही देखा जाता है। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। दोनों की मोहब्बतों की चर्चे फिल्मी गलियारों में होने लगे और देखते ही देखते इन दोनों के रिश्ते मीडिया की सुर्खियां बटोरने लगी। शायद ये रात बीते करवट बदल बदल के। लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें। दबी जुबान में ये भी खबरें आने लगी कि गुरुदत्त गीता दत्त से शादी सिर्फ अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। तमाम कानाफूसी और अफवाहों से बेपरवाह गीता दत्त और गुरुदत्त ने अपनी दोस्ती को प्यार में तब्दील कर दिया और दोनों ने 26 मई 1953 को शादी कर ली। अचानक ये मेरे हाथों में किसका हाथ आया है। क्या था पूरा मामला गीता दत्त का? क्यों गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच लगातार झगड़े होते थे? और गुरुदत्त अपनी मौत के ठीक एक दिन पहले शाम गीता दत्त को वो कौन सा अल्टीमेटम दिया था? जानेंगे और भी बहुत कुछ इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। मेरा नाम टिंग टिंग चू बाबा टिंग टिंग चू। चूंकि शादी होने के बाद इंसान के जीवन में काफी परिवर्तन आता है, तो ये परिवर्तन इन दोनों के जीवन में भी लेके आया। लेकिन गीता दत्त के जीवन में कुछ ज्यादा ही परिवर्तन होने लगे कि जिस समय गीता दत्त की शादी नहीं हुई थी वो गीता रॉय के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब गीता रॉय गीता दत्त के नाम से जानी जाने लगी। ऐसा है ना ये प्यार
दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही बढ़िया से चल रहा था। इसी बीच गीता और गुरुदत्त के 3 बच्चे हुए, तरुण, अरुण और मीना। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गुरुदत्त को गीता दत्त का किसी बाहर के प्रोडक्शन हाउस में गाना गाना अच्छा नहीं लगता था, और इसलिए गुरुदत्त ने एक दिन गीता दत्त से एक वादा मांगा, और वो वादा ये था कि तुम आज के बाद सिर्फ मेरे लिए गाओगी और किसी के लिए नहीं। गीता दत्त ने गुरुदत्त को एक टकी निगाह से देखा, और देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। मुझे जानत हो मेरी जान, मेरी जान। गीता दत्त ने गुरुदत्त की ये बात तो मान ली, लेकिन इसी वजह से गीता दत्त के मन में धीरे धीरे कुंठा घर करने लगी, और गीता दत्त धीरे धीरे घर में रहते रहते डिप्रेशन के शिकार होने लगी, और इस डिप्रेशन का रिफ्लेक्शन इन दोनों के दाम्पत्य जीवन पे भी पड़ने लगा। जो है गनीमत है आज, कल कौन जाने हो क्या। और इन दोनों के बीच में जो प्यार था उसकी जगह कहा सुनी आरोप प्रत्यारोप ने ले लिया। लेकिन इसके इतर कहीं न कहीं गुरुदत्त अपनी जिंदगी से निराश भी होने लगे थे। ऐसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार। दोस्तों, गुरुदत्त और गीता दत्त की जिंदगी में आई खटास की शुरुआत एक इत्तेफाक से हुई थी, और ये इत्तेफाक ये था कि फिल्म प्यासा, जिसकी कहानी दिलीप कुमार को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, लेकिन दिलीप कुमार ने ऐन वक्त पर फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। जैसे ही दिलीप कुमार ने फिल्म प्यासा में काम करने से इनकार कर दिया, दिलीप कुमार के इनकार करने के बाद फिल्म में काम कर रही अभिनेत्री मधुबाला और नरगिस ने भी इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। फिल्म प्यासा में इन तीनों कलाकारों के एक साथ इनकार करने के कारण एक बहुत ही विकट स्थिति बन गई थी, लेकिन होनी तो तय थी, क्योंकि फिल्म में तो काम करना था गुरुदत्त और वहीदा रहमान को। इसलिए नियति ने गुरुदत्त की मुलाकात वहीदा रहमान से करा दी। हिंदी सिनेमा को एक सुपरहिट जोड़ी मिली, और फिल्म प्यासा के किरदार को 2 कलाकार मिल गए। बात कुछ बन ही गई, जाने क्या। इस तरह फिल्म प्यासा के जरिए हिंदी सिनेमा को एक नई जोड़ी इत्तेफाकन ही सही मिल गई, और वो जोड़ी थी गुरुदत्त वहीदा। बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। दोस्तों, वहीदा रहमान की हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद वहीदा रहमान गुरुदत्त की पहली पसंद थी, और गुरुदत्त की ये पसंद धीरे धीरे उनकी निजी पसंद हो गई। आए दिन गीता दत्त से लड़ाई झगड़ों के कारण गुरुदत्त की जिंदगी प्यासी सी होने लगी थी। रोज रोज के इन झगड़ों से तंग आकर गीता दत्त ने अपने बच्चों को लेकर गुरुदत्त से अलग रहने लगी। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। और इस घटना से गुरुदत्त बहुत ही मायूस रहने लगे, उधर गीता दत्त भी। लेकिन गीता दत्त भले ही गुरुदत्त से अलग रहती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में उनकी दखलंदाजी जो गुरुदत्त के नजरों में थी वो बनी रही। दोस्तों, एक तरफ गुरुदत्त की जिंदगी में गीता दत्त की दखलंदाजी बंद नहीं हो रही थी, वहीं इसके इतर गुरुदत्त गीता दत्त के अलावा किसी और की भी दखलंदाजी अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे थे, और वो दखलंदाजी थी इस कहानी की वैन। आ गई चाल नहीं। क्योंकि गुरुदत्त का झुकाव वहीदा रहमान की तरफ होने लगा था। मशहूर किताब 10 Years of गुरुदत्त में अबरार अलवी साहब, जो इस किताब के लेखक हैं, वो लिखते हैं कि गीता दत्त के साथ गुरुदत्त का रिश्ता अब कड़वा हो रहा था, जिस कारण वो काफी परेशान रहते थे। गुरुदत्त को वहीदा रहमान के साथ उन्हें क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल सुकून मिलता था, और यही कारण था वहीदा रहमान की तरफ गुरुदत्त के झुकाव का। लेकिन दोस्तों, जमाना हमेशा ताक में रहता है, और इस बार जमाने की नजर थी गुरुदत्त और वहीदा रहमान के रिश्ते को लेकर। बाबूजी धीरे चलना कार में। के चर्चे की तरह ही वहीदा रहमान और गुरुदत्त के रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह जमाना लगाने लगा था, और फिल्मी गलियारों में वहीदा रहमान और गुरुदत्त के चर्चे आम हो गए। और दोस्तों, ये खबर गीता दत्त तक भी पहुंची। इस खबर को पाकर गीता दत्त भी बेचैन हो गई थी, क्योंकि ये सवाल उनके अस्तित्व का था।
और अपने इस अस्तित्व को बचाने के लिए गीता दत्त ने अबरार अलवी से मुलाकात कर एक गुहार भी लगाई थी कि वो इस रिश्ते को बचा ले। जिस तरह वहीदा रहमान का साथ गुरुदत्त को अच्छा लगने लगा, उसी तरीके से गीता दत्त को भी शराब का साथ अच्छा लगने लगा। न जाओ सैया छुड़ा के बैया। और वो हमेशा नशे में रहती थीं और उस नशे में भी गीता दत्त गुरुदत्त से अपमानित महसूस करती थीं वहीदा रहमान वाले प्रकरण में। कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। दोस्तों, गीता दत्त की ननद ललिता लाजमी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये दो महान कलाकार जो एक दूसरे के जीवन साथी थे, इन दोनों में एक अहम की टकराहट थी। और दोस्तों, जब निजी जिंदगी में उथल पुथल हो तो करियर का अनबैलेंस होना स्वाभाविक है और ठीक इसका असर भी गीता दत्त के करियर पर पड़ा। लेकिन किस्मत ने गीता दत्त को कई बार संभलने का मौका दिया और इस मौके के रूप में आए थे गीता दत्त के सामने एस.डी. बर्मन। एस.डी. बर्मन ने गीता दत्त के साथ न जाने कितने नगमे सुपर हिट दिए, लेकिन अपनी निजी जिंदगी के उथल पुथल के चलते गीता दत्त अपनी गायकी पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। न गानों की रिहर्सल करती थी और न ही गानों की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो टाइम पर जाती थी। और दोस्तों, कभी कभी तो वो नशे की हालत में भी स्टूडियो पहुंच जाती थी। सदा भरूंगी। और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को कोई भी इस रूप में नहीं देखना चाहेगा, तो वो तो एस.डी. बर्मन थे। वो इन सब चीजों को कैसे बर्दाश्त कर पाते। लिहाजा एस.डी. बर्मन ने गीता दत्त के साथ काम करना बंद कर दिया। समय गुजरता जाए। समय बीतता गया। गुरुदत्त प्यासा के बाद अपनी जोड़ी को एक बार फिर से रिपीट करना चाहा। फिल्म थी कागज के फूल। ये फिल्म तो बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन यहाँ एक बात बताना महत्वपूर्ण हो जाता है कि गीता दत्त गुरुदत्त से अलग भले ही रह रही थीं, लेकिन फिल्म कागज के फूल में गीता दत्त ने सारे गाने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किए। ये त्रासदी ही थी और वही गाने वहीदा रहमान पर फिल्माए गए। फिल्म के एक सिचुएशन पे वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत गीता दत्त ने जब स्टूडियो में गाया तो ये तय कर पाना बड़ा ही मुश्किल है कि अभिनय अच्छा था या गायकी। गुरुदत्त और गीता दत्त के प्यार के रिश्ते में कहीं न कहीं प्यार की एक डोर निश्चित रूप से टूटी नहीं थी और यही कारण था कि गीता दत्त गुरुदत्त से अलग रहते हुए भी उन्होंने गुरुदत्त के आखिरी फिल्म तक अपनी आवाज दी। जाएंगे कहाँ, सूझता नहीं। साल 1964 और तारीख थी 9 अक्टूबर की, जब वक्त थम गया था और गुरुदत्त शाम से ही शराब में डूबे पड़े थे और गुरुदत्त के साथ में थे उनके बहुत ही करीबी दोस्त अबरार अलवी साहब। गुरुदत्त उस शाम बहुत परेशान थे और नशे में भी थे और नशे में ही उन्होंने अबरार अलवी साहब को अपने दिल की बात बताई। गुरुदत्त ने अबरार अलवी साहब को कहा कि अगर तुम बुरा न मानो तो मैं फिल्मों से संन्यास लेना चाहता हूँ। अबरार अलवी साहब को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि लगभग 40 साल की उम्र में गुरुदत्त संन्यास के बारे में क्यों सोच रहे हैं, लेकिन गुरुदत्त साहब ने सोच रखा था। अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 Years of गुरुदत्त में लिखते हैं कि उस दिन उनका मूड कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था क्योंकि गीता दत्त के साथ उनका झगड़ा हुआ था, क्योंकि गुरुदत्त अपनी बेटी से मिलना चाहते थे लेकिन गीता दत्त ने गुरुदत्त से मिलने नहीं दिया और गुरुदत्त इसी बात से चिड़चिड़े हो गए थे और वो लगातार गीता दत्त को नशे की हालत में फोन किए जा रहे थे। गुरुदत्त लगातार फोन कर रहे थे गीता दत्त को और हर एक रिंग के बाद गुरुदत्त का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब गुरुदत्त गीता दत्त से बात कर रहे थे तो अचानक गुरुदत्त चीख पड़े, लेकिन अब वही अकेलापन एक बोझ बन गया है। इतना अकेलापन मैंने जिंदगी में कभी और लगभग एक तरह से गीता दत्त को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर तुमने मेरी बेटी को मुझसे मिलने नहीं दिया तो गीता दत्त तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। और गुस्से में फोन काटकर गुरुदत्त अपने कमरे में चले गए और एक दिन तक बाहर नहीं निकले। जब एक दिन तक गुरुदत्त अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो गीता दत्त को फोन करके बुलाया गया।
गीता दत्त घबराई हुई गुरुदत्त के घर पहुंची और उस दरवाजे के पास जाकर काफी चीखा, चिल्लाया, गुरुदत्त को आवाज लगाई, लेकिन गुरुदत्त का दरवाजा नहीं खुला। फिर आनन फानन में यह फैसला लिया गया क्यों ना इस दरवाजे को तोड़ दिया जाए। दरवाजा तोड़ दिया गया तो अंदर का नजारा बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि गुरुदत्त साहब उस कमरे में तो थे लेकिन जिंदा नहीं। जब गीता दत्त ने गुरुदत्त को मृत अवस्था में देखा तो गुरुदत्त की वो बात जो पिछले शाम टेलीफोन पे हुई थी, वो बात गूंज रही थी कि अगर तुमने मेरी बेटी से मुझे मिलने नहीं दिया तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। गीता दत्त लड़ाई झगड़ों में ये बात भूल गई थी कि गुरुदत्त एक निर्देशक हैं, वो अपना सीन नहीं बदलते और ना ही संवाद। जो सीन उन्होंने गीता दत्त को दिखाया था और जो संवाद उन्होंने बोले थे, वो गीता दत्त अपने आंखों के सामने घटित होता देख रही थी। गीता दत्त गुरुदत्त का मरा हुआ मुंह देख रही थी। इस घटना से गीता दत्त लगभग जो टूटी हुई थी पूरी तरह से बिखर गई और गीता दत्त के इस बिखराव में साथ दिया गीता दत्त के साथी शराब ने, क्योंकि गीता दत्त इस घटना के बाद शराब में पूरी तरह डूब गई थी। साथ ही गीता दत्त आर्थिक तंगी से जूझने लगी थी। आर्थिक तंगी से निकलने के लिए उन्होंने एक बार फिर से मन बनाया कि वो अपनी गायकी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों कभी किसी के लिए कोई जगह खाली नहीं होती, क्योंकि गीता दत्त ने अपनी जगह जो खाली की थी उस जगह को आशा भोसले ने अपनी उपस्थिति से भर दिया। साल 1971 में फिल्म अनुभव के लिए गीता दत्त ने अपना आखिरी गीत गाया।